Hello students, so welcome to Kaushal Eyes, welcome to our daily current affairs series Beyond Headlines, जहाँ मैं हर दिन आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो हम इस 15 to 20 मिनट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि OPSC का जो प्रीलिम्स है अब नज़दीक आ रहा है, 15 दिसंबर है, अब बस आपके पास 14 डेज़ रह गया। तो इस 14 डेज़ में बच्चों जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना भी आप अभी मॉक जो दे रखे हैं या फिर मॉक देने वाले हैं, ट्राई करिए, उसको रिवाइज़ करिए, कुछ भी अभी नया मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ रखा है उसी को अच्छे से बार बार रिवाइज़ करिए। एटलीस्ट जो ये 14 दिन में 9-10 मॉक एक बार बैठ के शांति से दीजिए। ठीक है, जो भी टाइम है हमारा 2 घंटे का जो टाइम लिमिट होता है, अपने आप आपके साथ टाइमर रखिए, है ना, या फिर घड़ी से देख सकते हैं। तो 2 घंटे में आप ट्राई करिए, 10 बार ऐसा सिटिंग लीजिए और 10 टेस्ट पूरा डेडिकेटेडली और डिलीजेंटली दीजिए। ये जो 14 दिन के अंदर जो आप पढ़ेंगे ना, यही आपको आपके रिजल्ट या सक्सेस तक ले जाएगा। आप जो नहीं पढ़े हैं, 6-7 महीने हो गए, 2 महीने से कुछ नहीं पढ़े, बट ये 14 दिन अभी भी टाइम है बच्चों, देयर इज़ अ होप। अभी भी आप अगर 10 और 11 मॉक टेस्ट अगर अच्छे से लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको बार बार रिवीजन करते हैं, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है वो फाइंड आउट करके उसको नोट डाउन करते हैं, तो अभी भी पॉसिबल है बच्चों, इस बार आप OPSC प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। और जो भी करंट अफेयर्स का है, मैं हर दिन तो वीडियो बनाता हूँ। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं रहता तो मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा आ जाता है या रिपीटेड न्यूज़ ज़्यादा आ जाता है। जो मैंने ये 1.5-2 महीने से जो ये सीरीज स्टार्ट कर रखा है, अगर वो आप अच्छे से देख लेते हैं, एक एक टॉपिक एक एक सीरीज अच्छे से, तो आपका पूरा ईयर का ही न्यूज़ कवर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक्स बहुत है, रिपीटेड आते हैं। तो आज जो टॉपिक मैंने लिया है, कुछ 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो मैं प्रिपेयर करता हूँ ना बच्चों, ये आपका OPSC या UPSC जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके लिए पूरा अप्रोप्रिएट है। ना कि ये आप जो टॉपिक है आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, बल्कि इसका जो कंटेंट है वो मेंस में भी आपको अच्छा मार्क दिला सकता है। तो इसको अच्छे से वीडियो देखिए, पूरा एंड तक देखिए। मैं सारे टॉपिक को बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा और कंटेंट को, और एक एक टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चंस भी आपके लिए दे रखा हूं, जो आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर पूरा कंटेंट ये चाहिए तो इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि हमारा ओपन टेलीग्राम चैनल है। उसमें आप जाके ये कंप्लीट जो PDF है आप एक्सेस कर सकते हैं, और मेरे जितनी पहले के जो पढ़ाया गया है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप कौशल IAS से फॉर दिस वेरी मच काइंड ऑफ इनोवेटिव वीडियोस। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं, क्लास का हैंडआउट पोस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ का आप एडवांटेज लीजिए, क्योंकि हमारा पूरा टीम का मेहनत है। तो हमारा एक ही मोटिव है कि आप लोग का इस एग्ज़ाम कैसे हम क्लियर कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते जाए, टाइम वेस्ट नहीं करते। जो आज टॉपिक मैंने चूज़ किया है, जो लिया है, उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है सीरिंज टाइड, फिर है China+1 स्ट्रैटेजी, फेयर डीलिंग, ग्रामांचल परिवहन एंड PM किसान स्कीम, लिविंग विल या यूथेंसिया एंड द मनरेगा। तो ये आइए 6 टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं, और सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फॉर योर OPSC एंड UPSC, दैट इज फॉर IAS एंड OS सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है बच्चों, सीरिंज टाइड। तो इसका जो स्टोरी है, ये क्यों न्यूज़ में आ रखा है, क्योंकि अभी ये जो HIV तो एक क्रॉनिक डिजीज आ रहा है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये जो सीरिंज टाइड कंसेप्ट है ना बच्चों, ये न्यूयॉर्क, जब USA के जो न्यूयॉर्क के जो बीचेस में एक दिन 1980s के अराउंड में, उस बीचेस में क्या देखा गया, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो यूज्ड सीरिंज है या ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मेडिकल वेस्ट है, वो पूरा बीच के जो शोर में दिख रहा है। और काफ़ी खतरनाक सीन ये हुआ कि जहाँ वहाँ के जो बच्चे हैं वो सीरिंज से खेल रहे हैं, वो जो आपका जो ब्लड कलेक्शन जो सैंपल होता है, जो ब्लड कलेक्शन बैग होता है, उससे खेल रहे हैं। तो अचानक से जो क्या होता है, इससे जब शोर में ये सब जो बायोमेडिकल वेस्ट आने लगा, तो इट वाज द ब्रेक, और इट वाज द आउटब्रेक फॉर HIV डिजीज। ठीक है, तो जैसे ये बायोमेडिकल वेस्ट जो न्यूयॉर्क के या USA के सी बीचेस में आ रहा है, बच्चे खेलने लगे, दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द आउटब्रेक ऑफ HIV वायरस। तब तक तो HIV वायरस के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था लोगों को कि क्या है HIV वायरस, उतना आज तक तो इसका वैक्सीन बना नहीं है HIV वायरस का। ठीक है, इट इज द वन ऑफ द दोस डिजीज जिसके लिए वी डोंट हैव एनी वैक्सीन। हालांकि इट इज़ प्रिवेंटेबल बाय, दिस कैन बी क्यूरेबल बाय मेडिसिन, बट इसका कोई वैक्सीन नहीं बना। बहुत ही डेंजरस डिजीज है ये। ठीक है, इसको और डेंजरस कर देता है स्टिग्मा सोसाइटी में। देखो, ऐसा नहीं कि HIV कम्युनिकेबल डिजीज है, स्प्रेड होता है,
बट जो सोशल स्टिग्मा जो इस डिजीज के साथ अटैच है ना, वो और इस डिजीज को डेडली कर देता है। हालांकि लोग HIV में बच जाते हैं, ऐसा नहीं कि मर जाते हैं, बट जो सोसाइटी का जो स्टिग्मा, जो सोसाइटी से ऑर्केस्ट्रेटेड बाहर निकाल दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है, सोशल ग्रुप में और इनका इंक्लूजन लोग नहीं करते, डरते, नौकरी से निकाल दिया जाता है, घर से कभी कभी देखा गया कि निकाल दिया गया है ताकि ये दूसरों को इन्फेक्ट ना हो। तो ये जो सोशल स्टिग्मा है ना, ये डिजीज को और डेडली बना देता है। लोग HIV से कम मरते हैं, ये सोशल स्टिग्मा जो है ये डिजीज के साथ जो एसोसिएटेड है उससे ज़्यादा मरते हैं। तो ये जो है HIV क्या होता है, देयर इज नो क्योर बट इट ट्रीटेबल विद मेडिसिन, ठीक है, वैक्सीन भी नहीं है, क्योर मतलब बच जाता है इंसान अगर मेडिसिन प्रॉपर टाइम मिले। ये जो वायरस है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो आते टॉपिक पे जो सीरीज टाइप थे, जैसे मैंने बोला, जो सीरीज, जो यूज मेडिकल और ब्लड सैंपल बैग पूरा बीचेस में छा गया, जहाँ बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे, उससे आउटब्रेक हुआ HIV का, तब उसका डिस्कवरी होने लगा। तो सेम इंडिया जब ये जो था, US ने फिर उसके बाद क्या किया, बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशन एक्ट बनाया। सबसे पहला जो वर्ल्ड में था बायोमेडिकल रेगुलेशन एक्ट जो इंडिया अभी बना रखा, 1999 में इंडिया बनाया है, तो सबसे पहले US ने बनाया था। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट किया। जैसे हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट होता है सब बहुत टॉक्सिक रहता है ना, बहुत इन्फेक्टेड चीज़ रहता है उसमें। सिरिंज हो गया आपका, ब्लड सैंपल बैग हो गया, है ना, या फिर मेडिसिन, यूज्ड मेडिसिन हो गया। तो ये सब क्या होता है, एनवायरनमेंट में जैसे ही एंटर करता है थ्रू एनिमल या थ्रू एनी मोड ऑफ ट्रांसफर मीडियम, ये ह्यूमन साइकिल या ह्यूमन सोसाइटी के अंदर घुस जाता है। और एक बार ये सोसाइटी के अंदर घुस जाता है तो ये तेजी से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो था, जब US में ये सीन हुआ तो US ने क्या किया, मेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशन बनाया, जो इंडिया बहुत लेटली बनाया। 1986 में इंडिया ने EPA एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जब वो एक्चुअली वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, जब वो डिजास्टर हुआ था। आपको जो फेमस जो डिजास्टर, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो इंडिया में हुआ था, है ना, तो उसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो लीक हुआ था, उसके बाद ही है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हम बोलते हैं उस टाइप को। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद 1986 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम कुछ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड लॉ बनाया, दैट इज इन द ईयर 1986। और कोइंसिडेंटली वही ईयर HIV का जो फर्स्ट केस है वो पाया जाता है इंडिया में, है ना। कोइंसिडेंटली 1986 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने एनवायरनमेंट के प्रति कुछ एक लॉ बनाया, एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए लॉ EPA एक्ट 1986। कोइंसिडेंटली उसी ईयर पहला HIV केस रिपोर्ट होता है इंडिया में, ठीक है। और 1998 में इंडिया फिर आता है अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग। तो जैसा ये आजकल तो कॉमन हो गया, अगर आप म्यूनसिपल एरिया में रह रहे हो, अब सुबह सुबह आपके घर के पास जो गाड़ी आता होगा ना, तो उससे पहले से ही हम क्या करने बोलते हैं, जैसे बायोमेडिकल, जो हॉस्पिटल वाले लोग के लिए भी एक रूल एंड रेगुलेशन बन गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट को वो पहले जो जनरेटर, जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है, सेग्रीगेट एट सोर्स किया जाए, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट रूल का, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड रूल, सेग्रीगेशन एट सोर्स। पहले सेग्रीगेट कर दिया जाए, ठीक है, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे आप कोई भी अभी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, बॉक्स आपको दिखेगा, बीन दिखेगा, सब सेग्रीगेट यहाँ पे सीरीज लिख दिए होंगे, यहाँ पे ब्लड सैंपल बैंक रहेगा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव कुछ एलिमेंट्स होगा तो देंगे, यहाँ पे ड्राई या वेट वेस्ट दिया जाएगा। तो पहले जहाँ पे सोर्स में जहाँ पे हो रहा, जनरेट हो रहा, वहीं पे सेग्रीगेट कर दिया जाए। जो डिस्पोजेबल है, जो रिसाइकेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको अलग जगह करके उसको रिसाइकल कर सकते हैं तो रिसाइकल कर रहे हैं। जो कि टॉक्सिक है उसको कैसे ट्रीट करके हम डिटॉक्सिफाई करें, या कुछ ऐसा मेथड यूज़ करें, जैसे बायोरेमेडिएशन मेथड होता है, वो मेथड करके उसका टॉक्सिसिटी कैसे कम करें ताकि वो फिर से यूज़ में आए। टॉक्सिसिटी कम करने के बाद फिर से एनवायरनमेंट में कैसे डिस्पोज करना है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तो उसका जो रेडियो एक्टिविटी घटा, अभी तो कुछ ऐसा हालांकि बॉक्स या कुछ बोल सकते हैं, ऐसा इन्वेंशन नहीं हुआ कि रेडियो एक्टिविटी घटा दिया जाए। तो रेडियो एक्टिव को कंटेन करके रखा जाता है, एक अलग से चैम्बर रखा जाएगा जहाँ पे वहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट को रखा जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप्स यूज़ होता है उसको भी ऐसे ही हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, तो अगेन इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव मैग्नेटिव रेडियो मैग्नेटिव जो वेव्स होता है, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन ब्रेन। तो ये सब जो होता है आपको बायोमेडिकल वेस्ट एंड रेमेडी, इसका जो मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल टाइम में। हेल्थ केयर के साथ साथ
कैसे वेस्ट, जो इतना ह्यूज टन ऑफ वेस्ट जनरेट होता है हमारा इंडिया में, उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंडिया में। एंड विद ग्रोइंग पॉपुलेशन अगेन इसको इफेक्टिवली रिड्रेस करना बहुत बड़ा बात है। तो ये राइट फ्रॉम द हॉस्पिटल, राइट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द पीपल, ये चेंजेस आ सकता है। तो इसके लिए 1998 में गवर्नमेंट ने बोर्ड बना रखा, एक लॉ बना पास कर रखा, जहाँ पे सारे हॉस्पिटल, सारे डिस्पेंसरी को ये रूल फॉलो करना पड़ता है। और जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है तो चेंजेस भी इसमें लिया जा रहा है। जैसे ये रिसेंट चेंजेस हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन एट सोर्स, कि कैसे वेस्ट कहाँ कलेक्ट करना है, कहाँ डिस्पोज करना है, ओपन डिस्पोज नहीं कर पाएंगे आप। तो दिस आर ऑल स्टेटेड अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, आप इसको क्वेश्चन वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो इस जो टॉपिक का जो जिस्ट है वो आपका HIV है। सिरिंज टाइट समटाइम्स इन द न्यूज़ कहीं कहीं पूछ रहे व्हाट इज सिरिंज टाइट रिलेटेड टू, ठीक है, EPA एक्ट 1986, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये सब 4-5 इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है या फिर बोल सकते हो टर्मिनोलॉजीज है वो इस आर्टिकल से कवर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है चाइना +1 स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना +1, ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सीन बच्चों क्या है, अभी जो कंट्री है ना, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, पहले सिर्फ 2 या 3 कंट्री में डिपेंडेंट होते थे, जिसमें से चाइना एक था। चाइना आप जैसे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है चाइना में होता है। कोई भी अपना कंट्री, कोई भी जो अपना कंपनी खोलना चाहता है तो चाहता है कि चाइना में ही खोले अपना कंपनी। जैसे आज तक जो एप्पल का मोबाइल या कोई भी सैमसंग का असेंबल अभी तक चाइना में होता है क्योंकि चाइना ऑफर्स फॉर चीप लेबर, चाइना में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, चाइना में लोग ही इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे सस्ते काम में लोग काम करने के लिए रेडी है। तो चाइना जो है, जो बहुत सारे कंट्रीज है ना, दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर व्हाट, फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन। चाइना एक लीडर है वर्ल्ड में, जितना भी सप्लाई जो मटेरियल्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, सेमी कंडक्टर्स हो गया। जैसे इंडिया आज तक चाइना पर डिपेंडेंट है सेमी कंडक्टर गुड्स के लिए, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो मशीनरी है, बड़ा बड़ा मशीनरी है, इंडिया आज तक चाइना से इंपोर्ट करता है। तो चाइना इसी का फायदा, जैसे अब क्या हो रहा है ना, जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो तो अब हर दिन या हर साल सेम तो नहीं रहेगा। बाकी इकोनॉमी सब चाइना को बॉयकट करना चाहते हैं, चाइना का जो ओवर डिपेंडेंस है वो कम करना चाहते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, बाकी कंट्री जैसे हुआ, USA हुआ, आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, पहले चाइना से डील करते थे, अब वो अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब सिर्फ चाइना सेंट्रिक से वो सामान नहीं मंगवाएंगे, अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि ताकि आगे चल के कुछ रिलेशनशिप खराब होता है चाइना पे तो उनका जो इकोनॉमी वो इम्पैक्ट ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ, फ्रांस, जर्मनी, जो भी कंट्रीज आते हैं वो अब दूसरा जगह जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना सप्लाई चेन। तो इसी का फायदा इंडिया को उठाना है, इसी का फायदा इंडिया को उठाना है कि इंडिया को मेजर सप्लायर बनना होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनना होगा, जो कि हमारा मिशन है ना, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया मिशन यही करता है कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ाए, कैसे हम बाहर के जो दूसरे कंट्री को क्लाइंट के लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट प्रोवाइड कर पाए, ताकि वो लोग आए, इन्वेस्ट करें। और जो हमारा जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से बच्चों क्या होगा, वहाँ पे जॉब बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, प्लस जो चाइना जो एक मार्केट क्रिएट कर रखा है ना, सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक जो टैग ले रखा है, वो इंडिया के हाथ में आना चाहिए। तो मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करता है, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है। अगर ये हम अचीव कर पाते तो जो PM, ऑनरेबल PM का जो हमारा है विज़न है कि 2047 में हमें डेवलप नेशन बनना है, तो वो पूरा हो सकता है। तो ये 2047 का जो डेवलप नेशन पूरा होने का अगर एक ही चांसेस है, अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है, अगर हम सारे वर्ल्ड से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया ले आते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो चाइना +1 स्ट्रैटेजी बच्चों वही है कि अभी जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं, दे आर नॉट डाइवर्सिफाइंग देयर सप्लाई चेन। चाइना से ना लेके कोई और कंट्री देख रहे हैं, चाइना में मोबाइल असेंबल नहीं करके कोई और कंट्री देखा जा रहा है कि वहाँ देखे हम असेंबल करवाए मोबाइल को। चिप, सेमीकंडक्टर चिप ना चाइना से इंपोर्ट करके कोई और कंट्री में रहे। जो भी जितना डिपेंडेंस हो रहा है चाइना के लिए वो कम करना, जो कंट्रीज का जो चाइना के प्रति उतना ओवर डिपेंडेंस हो गया। फिर बच्चों इसमें आपको FDI और FPI का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे से बना रखा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना बच्चों, FDI इज गुड फॉर द इकोनॉमी,
जितना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा ना उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है। एफपीआई उतना अच्छा नहीं है। एफपीआई को हम बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है। एफपीआई का अदर नेम क्या है? हॉट मनी, मतलब वोलाटाइल है ये, ज्यादा समय टिकेगा नहीं, लोग क्लिक करके वापस मनी विड्रॉ कर देंगे। कैपिटल फ्लाइट उसको बोलते हैं। एफडीआई क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई में क्या होता है? टेक्नोलॉजी, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी आएगा, स्किल ट्रांसफर होता है इंडिया में, ठीक है। और कुछ एक बड़ा, मतलब कुछ बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके एफडीआई होता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है? फिर डायरेक्ट बियरिंग का एम्प्लॉयमेंट में, लीज टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे बोला, ओनरशिप राइट्स मिलता है। एफपीआई क्या है? बस एक आपको फाइनेंशियल एसेट्स में हो रहा है, टेक्नोलॉजी आपके साथ लाएगा नहीं, बल्कि ज़्यादा खतरा है। एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो में अगर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं ना, जैसे क्या होता है इसमें, एफडीआई में सिर्फ आप शेयर्स एंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, एफपीआई में आप बॉन्ड, डिबेंचर, स्टॉक्स, ये सब भी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत वोलाटाइल होता है। लोग यूएस में बैठे बैठे एक सिंगल क्लिक से वापस पैसा ले जाएंगे अपने कंट्री में, कैपिटल फ्लाइट। एफडीआई में वैसा नहीं है। एफडीआई ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ग्रेटर देन 10% ऑफ एनी नेट कैपिटल ऑफ एनी कंपनी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है एफडीआई में। स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, अपने साथ टेक्नोलॉजी लाएगा, स्किल लाएगा, मैन पावर लाएगा, ठीक है। तो आप तो जब भी ये ऐसा भी डिफरेंस पूछ रखा आपको मेंस में, डिफरेंशिएट बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई एंड विच फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर एन इकोनॉमी, तो उसमें आप एफडीआई लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, क्या क्या अपने साथ लाता है, ठीक है। तो यही है जो मैंने आपको बताया। द गोल ऑफ चाइना +1 स्ट्रेटेजी क्या है? द गोल इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन चाइना, यही मैं समझाया था आपको, ठीक है। द गोल क्या है? इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन चाइना टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अगर यूरोपियन और चाइना में अगर झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो चाइना तो उसको सप्लाई जो चेन जो कुछ भी अगर एक्सपोर्ट करता हो तो नहीं करेगा। तो इसलिए सारे कंट्रीज अभी एक नया नया वेन्यू खोज रहे हैं ताकि वो लोग अपना जो ग्लोबल सप्लाई चेन है दूसरे कंट्री को शिफ्ट कर पाए, ना कि सिर्फ चाइना में डिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन एक मैंने दे रखा है एफडीआई पे, आप करोगे इसको। ये आता है सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का है ना, आजकल तो टॉलीवुड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फेयर डीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, कौन है यहाँ पे? नयनतारा और जो आपका है रजनीकांत का जो क्या बोलते हैं उसको, दामाद है ना। तो ये जो है आपका, जो इसका तो नाम मैं भी भूल गया यार, धनुष, हाँ धनुष, ठीक है, तो साउथ इंडियन एक्टर है। तो ये जो कॉपीराइट क्या हुआ है, धनुष ने इस पे कॉपीराइट, नयनतारा पे कॉपीराइट कर रखा है, क्योंकि नयनतारा का अभी कुछ एक रिसेंटली नेटफ्लिक्स में कुछ एक सीरीज आया जिसमें धनुष का जो मूवी था बहुत पहले 2015 का मूवी का शॉर्ट क्लिप नयनतारा ने अपने नया नेटफ्लिक्स सीरीज में डाल दिया। तो धनुष ने क्या किया है, धनुष एक्टर ने इस पे एक कॉपीराइट का क्लेम किया, 10 करोड़ का कुछ डिमांड किया। तो इसमें एक आता है वर्ड बच्चों, फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, ये पूछता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो फेयर डीलिंग है मतलब क्या है, व्हाट इज फेयर डीलिंग इन कॉपीराइट एक्ट 1957। तो कॉपीराइट एक्ट आपको पता है ना, कोई किसी का इंटेलेक्चुअल मतलब जो जैसे कॉपीराइट क्या होता है, किसी का वॉइस जैसे वो कॉपीराइट अपना कर लेता है, किसी का जो इन्वेंशन है उसको पेटेंट कर लेता है, किसी का रेसिपी जैसे KFC का रेसिपी है उसको ट्रेडमार्क कर लेता है या कॉपीराइट कर लेता है। तो कॉपीराइट मेनली आपका होता है क्रिएटिव वर्क या आर्ट में, जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है, फिल्म हो गया, तो ये सब में कॉपीराइट करते हैं। तो कॉपीराइट जो है उसमें एक टर्म अभी न्यूज में चल रहा है, व्हाट इज दैट, फेयर डीलिंग। तो फेयर डीलिंग क्या है बच्चों, ये क्या है, ये प्रोविजंस है, दिस इज अंडर सेक्शन 52(1)(a ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। ये बताता है कि आप ना कोई भी मूवी क्लिप या कोई भी मूवी का कोई क्लिप ले लो या कोई आर्टिकल ले लो, उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे का आर्टिकल या मूवी क्लिप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट जो आप दूसरे का लिए हैं मूवी क्लिप या दूसरे कुछ रिकॉर्डिंग या दूसरा कुछ वर्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वो फेयर होना चाहिए। फेयर बोले तो क्या, फेयर मतलब सोसाइटी के लिए क्या वो बेनिफिट कर रहा है। जैसे आप कोई एक मूवी बनाया BR अम्बेडकर के लाइफ के ऊपर, उनका लाइफ तो काफ़ी एडमायरिंग है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है, तो उनका लाइफ का क्लिप कोई भी मूवी आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे बोल भी सकते हैं, कहीं पे मूवी में दिखा भी सकते हैं,
तो उससे कुछ किसी को हार्म नहीं हो रहा, किसी को, बल्कि सोसाइटी को एक मैसेज पहुंच रहा है जो बहुत को पता नहीं है कि उनके लाइफ में कितना स्ट्रगल है। जो कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बन रखे हैं इंडिया, कितना स्ट्रगल के बावजूद ने उन्होंने पढ़ा। तो दैट इज समथिंग इंस्पायरिंग टू द जनरेशन टू कम। ठीक है, लोग को अवेयर कर रहा है वो चीज़। तो ये फेयरनेस होना चाहिए, ना कि आप वो चीज़ जो उसका जो कॉपीराइटेड चीज़ है, जो उसका प्रोडक्ट है या उसका जो आर्ट वर्क है, वो आप अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करें, तो वो अनफेयर माना जाएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो नयनतारा का यही कहना था कि जो मैंने उसका जो क्लिप है, धनुष का जो मूवी क्लिप है, वो कुछ मैं बिजनेस पर्पज में नहीं कर रही हूँ, वो मैंने खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रखा है। ऐसा थोड़ी होता है कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग, जो भी है ये धनुष का क्रिएटिव आर्टवर्क था। तो ये जो, बट इसमें फिर सेकेंड आता है ये फेयरनेस, ये जो है यूज किए है कि कोई किसी वर्क का या कोई किसी म्यूजिक या आर्ट्स अगर अपने लिए, अपने कोई बिजनेस में अगर यूज करता है, वो फेयर है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करता है। द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर द एक्ट डन बाय द पार्टी ना, एक्ट इसमें क्या हो गया? दूसरे का जो मूवी क्लिप लेना, दूसरे का वर्क लेना, अपने बिजनेस में लगाना या अपने मोटिव में लगाना, वेदर इट इज फेयर और नॉट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय हुम? दैट विल डिसाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारा फैक्टर कंसिडर करेगा। ठीक है, व्हाट आर दोस फैक्टर? In determining whether the use was fair, a court may consider factors including what extent of the use of the copyrighted work and the content of the use. It will have to carefully check the copyright statuses of the other components, amalgamating the scenes, footage and including. तो ये पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा कोर्ट पे चले जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो ये फेयर यूज हुआ कि नहीं। तो फेयर डीलिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। यूपीएससी ओपीएससी तो अभी आ गया, आप तो क्वेश्चन सेट हो गया होगा। फॉर यूपीएससी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फेयर डीलिंग। क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको, स्टोरी समझा रखा हूँ, सेम आपको बता रखा हूँ, आप देख सकते हो। फिर ये है इस बार ओपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्रामांचल एंड पीएम किसान स्कीम। तो बच्चों कुछ नहीं है, जैसे आपको पता था कि बीजेपी ओडिशा में, बीजेडी बीजू जनता दल ओडिशा में 29 ईयर्स रूल कर रखा था। अभी रिसेंटली बीजेपी आया, तो जैसे ही आया ना, वो सारा जो नेम है अभी क्या कर दे रहा है? न्यू नेम कर दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी आपको पुराना नेम याद रहेगा, जैसे कालिया स्कीम था फॉर फार्मर, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? पीएम किसान। कालिया स्कीम में क्या था? एक किसान को साल में 6,000 रुपये मिलेगा, बट वो उसको क्या कर दिया गया है? पीएम किसान स्कीम के अंदर जोड़ दिया गया है। लैक्मी स्कीम था, जहां पे क्या कर रहे थे, जो बहुत इंटीरियर पार्ट है उसको एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ा जा रहा था, सब्सिडाइज्ड जो बस सर्विस दिया जा रहा था लोगों को, ठीक है, ताकि जो इनर ब्लॉक है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लिंक किया जाए। उसको नाम कर दिया गया ग्रामांचल परिवहन। सेम ये मैंने आपको लिस्ट बना रखा है, जैसे बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना था, गोपबंधु जन आरोग्य। तो जो भी बिजू नाम है, बिजू पटनायक जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर है, फ्रीडम फाइटर थे और बीजेडी के रोल मॉडल थे, ठीक है, एस्टैब्लिश उन्होंने किया था, उनका नाम हटाया जा रहा है हर स्कीम से। जैसे कि बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना हो गया आपका गोपबंधु जन आरोग्य योजना, कालिया योजना हो गया आपका सीएम पीएम किसान, मो स्कूल योजना हो गया आपको पंच सखा शिक्षा सेतु अभियान, आमो ओडिशा नवीन ओडिशा हो गया, विकसित गांव विकसित ओडिशा, मिलेट मिशन हो गया आपका श्री अन्न अभियान, बिजू सेतु योजना, ठीक है। तो ये सब मैंने अच्छे से बना रखा है। मेक इन ओडिशा हो गया, उत्कर्ष उत्कल, ठीक है, ऐसे ही करके। और एक इंपॉर्टेंट था, वो तो गायब ही हो गया। आप अगर नोटिस करेंगे तो 5T बोल के एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा था, 5T है ना, अब ये तो पूरा डिसबैंड हो गया। 5T बोल के अब कोई चीज़ नहीं रहा, ठीक है। तो 5T हट गया है, और जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम है, जो करंट गवर्नमेंट है, करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका नाम चेंज करके, हालांकि क्लॉजेस, इंटेंट, ऑब्जेक्टिव, प्रोविजन सब कुछ सेम है, बस एक नेम चेंज है। कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल, वही है। तो यही चल रहा है आपका। तो इसको आप स्कीम देखेंगे, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नाम चेंज है, प्रोविजन सेम है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बना रखा है। आते हैं दूसरे इस पर, ठीक है। तो लैक्मी स्कीम मैंने कहा, कालिया स्कीम मैंने कहा, इसका नाम अब चेंज हो गया। फिर आता है और एक मूवी कंटेंट में आते हैं लिविंग विल, ठीक है। आपने देखा होगा एक मूवी गुजारिश, ठीक है, जिसमें ऋतिक रोशन था। तो गुजारिश मूवी में क्या ऋतिक रोशन क्या रहता है ना, वो यूथैनेसिया का शिकार, मतलब यूथैनेसिया बोले ऐसा मतलब क्या, वो जीना नहीं चाहता, ब्रेन डेड होता है, ठीक है, या फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स काम नहीं करें, जैसे हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग, जैसे उनका तो 95% बॉडी काम नहीं करता था, ठीक है। तो उस केस में लोग क्या चाहते हैं ना कि अपने आप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं कि क्या करूँगा मैं, सोसाइटी के बोझ हूँ, अपने घर के लिए बोझ हूँ बट इंडिया में यूथैनेसिया हुआ नहीं है, इंडिया में एक्टिव यूथैनेसिया नहीं हुआ है। इंडिया में बहुत सालों बाद, जजमेंट के बाद,
राइट टू जब डाई, राइट टू डाई विथ प्रेस्टीज, ठीक है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, जब ये फंडामेंटल राइट हुआ तब जाके पैसिव यूथैनेसिया का यूज हुआ। तो बच्चों दो टाइप ऑफ यूथैनेसिया होता है, एक होता है एक्टिव यूथैनेसिया, एक होता है पैसिव यूथैनेसिया। एक्टिव यूथैनेसिया क्या होता है कि वहां पे आपको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है जहर, ठीक है, जहर बोले तो आपको जो आपका मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर दे, एक्टिव यूथैनेसिया हो गया। जो ऑलमोस्ट डेवलप्ड नेशन में ये एक्ट पास हो गया कि जो भी है ब्रेन डेड पेशेंट है या जो कोमा में है, जिनका 90% ऊपर से बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, तो उनको एक्टिव यूथैनेसिया, उनको एक कुछ ड्रग्स दे दे ताकि वो धीरे धीरे साइलेंटली और डेथ हो जाए उनका। इंडिया में पैसिव यूथैनेसिया मतलब जो भी आप मेडिकल सपोर्ट में, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में आप रह रहे होगे, जैसे आपका जो मास्क होता है, वेंटिलेटर्स होता है, तो उसको सिर्फ रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता कि पैसिव यूथैनेसिया जो इंडिया में फॉलो हो रहा है वो भी एक विल पे डिपेंडेंट है, दैट इज नोन एज लिविंग विल, ठीक है। लिविंग विल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको ध्यान से सुनो। लिविंग विल क्या होता है, जब भी कुछ पहले ही एक जो पेशेंट सपोज का कुछ ऐसा ऑपरेशन होने वाला है जिसमें बहुत रिस्क रहता है कि ये ऑपरेशन अगर अनसक्सेसफुल रहा तो आप कोमा में जा सकते हो, आपका 90% बॉडी पार्ट फंक्शन करना बंद हो जाएगा। तो ये सब केसेस में पहले ही उस पेशेंट से लिविंग विल में साइन करा लिया जाता है कि आपको किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा जब आप कोमा में चले गए या आपका 90% बॉडी डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। तो इससे पहले वो लिविंग विल में अपना दे देगा हाजिरी, ठीक है। अगर मेरा 90% ऑफ बॉडी अगर नई डिसफंक्शन होता है तो मेरे को मार दिया जाए, पैसिव यूथैनेसिया कर दिया जाए, या मेरे ये बॉडी पार्ट्स को ऑर्गन डोनेट कर दिया जाए। तो ये सब जो कहाँ पे लिखा रहेगा बच्चों, ये सब लिखा रहेगा लिविंग विल पे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। द पर्सन वुड वांट इफ शी वाज अनेबल टू शेयर हिज विशेस नॉट इन अ पोजीशन टू बेक, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट शी वांट या व्हाट काइंड ऑफ यू नो फॉर द सोसाइटी, अगर उसको डोनेट करना है अपना ऑर्गन्स या फिर उसको पैसिव यूथैनेसिया अगर ऑप्ट करना है, तो ही और सी द पेशेंट हैज टू डिटरमाइन बिफोर अंडरगोइंग ए सर्जरी, ठीक है, या ऑपरेशन जो क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। तो लिविंग विल इज लीगलिटी हो गया हमारे इंडिया में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। तो लिविंग विल बच्चों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कोर्ट का ऑर्डर भी चाहिए, मैजिस्ट्रेट रहता है आपके सामने। लिविंग विल ऐसे नहीं कि कोई भी साइन करवा ले उसे, इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इट द लिविंग विल हैज टू बी साइंड बाय द पेशेंट। क्वेश्चन मैंने दे रखा है आप देखिएगा इसको सॉल्व करके। एंड द लास्ट टॉपिक जो हम आते हैं वो है मनरेगा स्कीम। मनरेगा मैंने इससे पहले बहुत बार भी डिस्कस कर रखा है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मनरेगा जो स्कीम है वो गारंटी करता है फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड दे विल प्रोवाइड 100 days ऑफ वर्क टू एन अडल्ट। 100 दिन का गारंटीड वर्क फॉर एवरी रूरल सेक्टर में। मनरेगा आपका अर्बन सेक्टर में नहीं है, हर एक रूरल हाउस होल्ड में एक घर से एक आदमी को, अडल्ट जो 18% से ऊपर है, उसको 100 दिन का जॉब का गारंटी देता है ये स्कीम। अगर नहीं दे पाया तो 15 दिन के बाद, ठीक है, अगर 15 दिन में अगर दे नहीं पाया तो उसको अलाउंसेस भी मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है, जो सब्सिडी उसको दिया जाएगा अगर सरकार उस घर में अगर उसको 15 दिन से ज़्यादा जॉब नहीं दे पा रहा है। तो मेनली जो इसका है, दिस स्कीम एम्स टू गिव व्हाट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days इन अ ईयर फॉर ईच एंड एवरी हाउस होल्ड ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। बट ये न्यूज़ में बच्चों इसलिए है ना, देखा जा रहा है कि बहुत सारा जो मनरेगा वर्कर है ना, वो अपना जॉब कार्ड, मतलब उनका जो जॉब है, जो मनरेगा वर्कर्स है, उनका नाम हटाया जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। द राइट टू वर्क डिलीटेड, उनका क्या है, जो अराउंड 10 करोड़ कुछ लोगों का जॉब कार्ड कैंसिल हो गया, जॉब कार्ड डिलीट हो गया। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों, क्यों डिलीट हो रहा है? ये तो बहुत प्रोमिनेंट स्कीम है, डिलीट क्यों हो रहा है? तो देखो, डिलीट करने का 3-4 पहले तो तरीका देख लेते हैं, क्या जॉब कार्ड क्यों डिलीट होता है। ये शेड्यूल 2 पैराग्राफ 23 ऑफ मनरेगा एक्ट 2005 ये बोलता है व्हाट इज द प्रोसीजर कैरिड आउट फॉर डिलीशन ऑफ जॉब कार्ड, ठीक है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ग्राम पंचायत इज द मेन बॉडी। इफ द ग्राम पंचायत satisfied at any time that a person is registered with it by furnishing false information, it may direct the program of officer to direct his name to delete his name to be struck off from the register and direct the application to return the job card, ठीक है। ग्राम पंचायत को अगर लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ने फॉल्स डॉक्यूमेंट देके, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके अगर जॉब कार्ड हासिल किया है,
तो उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो एप्ट रीजन हुआ। बट जो दो रीजन आ रहा है जिसके वजह से देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जॉब कार्ड डिलीट किया जा रहा है, पहला रीजन है टेक्नोलॉजी, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, आधार ABS, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आधार ABPS कर सकता है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। जब ये टेक्नोलॉजी आई, देखो पहले क्या था, जो वर्कर थे जो गांव में, ठीक है, उनको हाथ में कैश दे देते थे, काम खत्म हुआ कैश दे देते थे। अब जब से आधार बेस्ड आया, ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आया, अब उनका जो आधार डिटेल उनका बैंक के अकाउंट में चले जा रहा है, तो अब बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, अब पेमेंट उनको क्या होता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो प्रॉब्लम बच्चे अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम तो बहुत अच्छा है। लूपहोल बहुत सारा एड्रेस क्या है, जो डुप्लीकेसी हो गया, जो मिडिल मैन था जिसके थ्रू पैसा जाता था, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगा। बट कहने का बात है टेक्नोलॉजी, गांव में थोड़ी टेक्नोलॉजी पहुंचा अभी इतना, गांव में सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है। गांव में जब जाते हैं, आपका आधार कार्ड में अगर नेम आपका एक स्पेलिंग भी गलत हो गया, मैच नहीं किया बैंक अकाउंट से, तो आपको पैसा रुक जाता रहा है, फोन यूज करने उनको आता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम से लोग क्या करने लगे, जॉब का मतलब उधर रजिस्टर ही नहीं कर रहे थे, रजिस्टर कर रहे, देख रहे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आधार कार्ड में, आधार कार्ड का अगर एक स्पेलिंग गलत हो गया, बैंक अकाउंट से मैच नहीं किया, तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सब वजह से लोग इस पे थोड़ा जो है ना डिसइंटरेस्ट हुए स्कीम पे, जॉब कार्ड से अपना नाम हटा दिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं मनरेगा स्कीम को डिफीट करता है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। और एक देखो क्या है, जॉब कार्ड कैन ओनली बी डिलीटेड अंडर, और 3 सिचुएशन है। जॉब कार्ड कब डिलीट किया जाता है, जब व्हेन हाउसहोल्ड परमानेंटली माइग्रेट, जब वहाँ का गांव का आदमी पूरा गांव ही छोड़ देगा, जॉब कार्ड बंद हो डिलीट हो जाएगा। द जॉब कार्ड इज फाउंड टू बी डुप्लीकेट होगा तो उसको हटाया जाएगा। इफ इट वाज यूज्ड इन अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जो कि हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, इसमें और एक जो चीज जो है जो कि गलत हो रहा है, जैसे मैंने 2 चीज कहा था, क्या था, एक था आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आड़े आ रहा है स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, और एक है नॉट विलिंग टू वर्क। ठीक है, ये नॉट विलिंग टू वर्क, तो इसको कंसिडर कर दिया जा रहा है ना, देखो डिलीटिंग वर्क नेम फ्रॉम जॉब ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉट विलिंग टू वर्क, ये एक्चुअल प्रॉपर ग्राउंड कहीं नहीं लिखा गया है, एक्ट में लिखा नहीं गया। अगर उसको मन कर, उसको देखो 365 दिन में कितना दिन देना है, 100 दिन देना है। आज उसको मन नहीं किया काम करने को, वो हाउस होल्ड सर्वे होगा, आज उसको मन नहीं किया, बट 10 दिन बाद उसका मन किया, तो अगर उस जैसे क्या जॉब कार्ड उसको बन गया, वो काम आया ही नहीं, नॉट विलिंग टू वर्क, अगर बोला ठीक है मेरे को मन नहीं कर रहा है मैं नहीं करूँगा, अगर इस तरह से 10 दिन 15 दिन काम नहीं किया, उसके बाद अगर इस बेसिस में अगर जॉब कार्ड हटा दे रहे, अगर सोचो उसको 10-15 दिन बाद काम मिला नहीं, वो शहर गया होगा काम ढूंढने के लिए नहीं मिला, तो वापस जब आएगा तो उसको जॉब कार्ड डिलीट है, फिर उसको बैक टू ग्राउंड जीरो से प्रोसेस करना पड़ेगा जॉब कार्ड पाने के लिए। तो नॉट विलिंग टू वर्क से जॉब कार्ड डिलीट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसका जॉब कार्ड बन गया और उसको फैमिली में किसी के लिए जॉब कार्ड ना बने, एक हाउस होल्ड में एक ही जन का जॉब कार्ड बनेगा ना, तो उसको डिलीट क्यों किया जा रहा है। अगर आज उसको 10 दिन के बाद वो कहीं शहर जाके अपना लक ट्राई कर रहा होगा, ठीक है उधर नौकरी नहीं मिला, वापस तो गांव आएगा, बट देख रहा है गांव आने के बाद जॉब कार्ड डिलीट है, काम नहीं कर पा रहा है। तो ये जो आपका जो DPSP का प्रिंसिपल है, राइट टू वर्क, उसको भी हिंडर करता है ये प्रोविजन, तो इसको स्ट्रक करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो राइट टू वर्क सबको करना है, तो नॉट विलिंग टू वर्क डजंट कम अंडर इट इज द वायलेटिव ऑफ राइट टू वर्क। आज उसका मन नहीं है बट कल तो करेगा काम, तो दैट इज द वर्क, दैट इज द इशू बिहाइंड दिस मनरेगा scheme, why 1000 crores of job card has been deleted because of 2 reasons, Aadhaar based payment system and this a provision has been added that is not willing to work। provision ऐसा कुछ नहीं है, बट एक कंसेप्शन एक बना दिया, कन्वेंशन बना दिया कि जो नॉट विलिंग टू वर्क है उसको नहीं देना है जॉब कार्ड, उसका डिलीट करो। तो जैसा कि हम अनाउंस करें 2 दिसंबर को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसैट, इंटरव्यू सब कुछ अपडेटेड, स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी सब कुछ हम देते हैं। टेस्ट सीरीज रहता है हमारा, OPSC का टेस्ट सीरीज भी अभी चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जब 20 टेस्ट आपको देना है तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इस चैनल पर। गुड बाय, थैंक यू।